वेलकम इन एक स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 के एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स 17, 18 एंड 19 का सॉल्यूशन। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का क्या मीनिंग होता है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 को। यहाँ पर हमें दो फंक्शन गिवन है, एक है एफ, दूसरा है जी। दोनों ही फंक्शन कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है ये हमें बताया गया है। और एफ एक्स इज इक्वल टू है 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7, और जो जी एक्स है वो बराबर है 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। हमें शो करना है कि जो फोग है वो आइडेंटिटी फंक्शन है और जो गोफ है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पर आई ए और आई बी का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसे फंक्शन जिसमें आप जो एलिमेंट पुट करोगे वो वही रिटर्न कर देंगे। मतलब अगर आप x पुट करते हो तो x रिटर्न करेंगे, y पुट करते हो तो y रिटर्न करेंगे, z पुट करते हो तो z रिटर्न करेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे मीनिंग समझाया भी गया है। आई ए का मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन इन ए। इसका मतलब क्या है कि अगर आप x पुट कर रहे हो तो इक्वल टू में आपको x ही मिलेगा, सारे के सारे वो x जो सेट ए को बिलोंग करते हैं। इस तरह से आई बी का मतलब है कि अगर यहाँ पे आप x पुट कर रहे हो तो वापस से फिर आपको x मिलेगा। यहाँ पर जो x है वो वाले x हैं जो b को बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको आई बी बोला गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। तो जो हमें शो करना है वो क्या है? एफ ओ जी इक्वल टू आई ए एंड जी ओ एफ इक्वल टू आई बी। तो शुरुआत करते हैं एफ ओ जी से। ठीक है, देखो एफ ओ जी एक्स, इसका मीनिंग मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। इसका मीनिंग होता है कि आप एफ के अंदर जी पुट कर रहे हो। कहने का मतलब है एफ के अंदर जैसे हम एक्स पुट करते हैं तो एफ एक्स बनता है, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह अगर हम एक दूसरा फंक्शन जी एक्स पुट कर देंगे तो उसको बोला जाता है एफ ओ जी एक्स। ठीक है, तो एफ ओ जी एक्स का मीनिंग क्या हो गया? एफ के अंदर आप जी एक्स पुट कर रहे हो। तो यहाँ से अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, ठीक है, तो बाहर वाले फंक्शन को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अंदर क्या है इसके? जी एक्स, और जी एक्स के बराबर क्या है? 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। मतलब जहाँ पर ये जी एक्स है इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जी एक्स की जगह मैंने लिखा यहाँ पर 7x + 4 डिवाइड बाई 5x - 3। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन अप्लाई होगा? एफ वाला। ठीक है, तो एफ एक्स यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे? इसको पूरे को एक एलिमेंट मानो, इस पूरे को समझो कोई एक एलिमेंट है। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पे एक्स होता तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता? ये एक्स का 3 टाइम्स से 4 ज़्यादा डिवाइड बाई एक्स का 5 टाइम्स से 7 कम, यानी -7। तो अगर मैं इसको पूरे x की तरह ट्रीट करूँ इस पूरी चीज़ को, तो पहले ये इसका 3 टाइम्स करेगा। जैसे यहाँ पे x था तो x का 3 टाइम्स किया, तो इसका 3 टाइम्स कर दूँ। तो इसका 3 टाइम्स किया मैंने, तो जो भी है अंदर इसको एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया 5x - 3। तो जैसे ही इसका 3 टाइम्स हुआ उसमें 4 प्लस करता है, यानी कि इसमें 4 प्लस कर देंगे डिवाइड बाई। ठीक है, जो भी यहाँ पे अंदर आपने पुट किया था उसका 5 टाइम्स किया, तो यहाँ पे अंदर आपने ये पुट किया है तो इसका ये 5 टाइम करेगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ जो भी आप ये पुट कर रहे हो, यानी कि 7x + में 4 डिवाइड बाई 5x - 3। ठीक, और फिर उसमें से क्या करता है ये? 7 माइनस। ठीक है, तो इससे 7 कम कर दोगे। तो ये तरीका होता है गोफ या फोक को सॉल्व करने का। थोड़ी सा कॉम्प्लेक्स शुरुआत में लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी आदत पड़ती जाएगी, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ये बहुत ही ईजी सी चीज़ लगने लगी। ठीक, तो यहाँ पर इसके बाद कितना हो जाएगा? देखो 3 × 7 = 21x, फिर 3 × 4 = कितना हो गया? 12 हो गया। इसको आप इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 × 4 = 20x, और -3 × 4 = -12। सबके नीचे अभी आ जाएगा, समझ लो इसे कुछ नीचे नहीं था तो 1 था, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5x - 3 × 1, यानी यही आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो 5 × 7 = कितना? 35x, फिर 5 × 4 = कितना? 20। ठीक, और फिर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझो, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से -7 × 5 कितना हो गया? -35x, फिर माइनस माइनस प्लस 3 × 7 = 21, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे फिर से आ जाएगा 5x - 3। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ पर देखो क्या बचा, यहाँ से देखो तो +12 -12 गया, 21x और 20x कितना है हो गया? 41x डिवाइड बाई
नीचे देखो तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, 20 और 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एफ ओ जी एक्स जो है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इससे ये कट जाएगा, यानी कितना बचा x, तो इसकी वैल्यू आ गई x। ठीक है, तो यहाँ से तो प्रूफ हो गया भाई कि हम अगर x पुट कर रहे हैं तो हमें x मिल रहा है, और ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट ए को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ए। इसी तरह से अगर मैं गोफ की बात करूँ, ठीक है, हमने फॉग निकाल लिया, अब हमें गोफ को भी दिखाना है आई बी के बराबर। तो गोफ एक्स का मीनिंग क्या होगा, गोफ एक्स का मीनिंग होगा कि आप जी के अंदर, देखो यहाँ पे आप जी के अंदर आप एफ एक्स पुट कर रहे हो, जी के अंदर क्या पुट कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो नीचे ज़्यादा जगह नहीं बची तो इसलिए मैं इधर कर रहा हूँ। एक ही लाइन में वैसे 2 इक्वल टू नहीं लगाते हैं, आप ये रूल याद रखना, बट क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं बच रही है तो मैं ये रूल थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, जी के अंदर एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, आप ऊपर देख सकते हो, एफ एक्स की वैल्यू थी 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी, एफ एक्स की। तो एफ एक्स की वैल्यू जो भी थी मैंने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसमें आप जी अप्लाई करना है आपको। अब जी क्या करता है, ध्यान से देखना एक बार, जो हम पुट करते हैं, यानी अगर हमने x पुट किया तो ये उसका 7 टाइम्स करता है +4 कर देता है, डिवाइड बाई उसी चीज़ का, यानी उसी x का 5 टाइम्स करता है -3 कर देता है। तो यहाँ पर जो भी है इसको आप x कितना ट्रीट करो, इस पूरे को समझ लो ये एक एलिमेंट है, तो ये 7 टाइम्स करता है, तो 7 टाइम्स ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 7 टाइम्स ऑफ 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7, और फिर इसमें क्या करता है ये +4। ठीक है, क्या करता है ये 4 ऐड कर देता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा +4 डिवाइड बाई, फिर ये 5 टाइम्स ऑफ जो भी था, तो यानी कि इसका 5 टाइम्स करेगा, यानी कि 3x + 4 डिवाइड बाई 5x - 7, और उसमें से कितना -3 माइनस कर देता है। ठीक है ना, इसमें से 3 माइनस। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है यार। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो, 3 से बन जा कितना हुआ 21x, प्लस में 7 4 जा कितना हुआ 28। ठीक है, यहाँ पे x नहीं है, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 4 जा कितना हुआ 20x, -7 4 जा -28। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाएगा ये पूरा, यानी 5x - 7 आ जाएगा। इसी तरह से 5 3 जा कितना हो जाएगा 15x, फिर 5 4 जा 20, और माइनस में कितना 3 5 जा 15x, माइनस माइनस प्लस 3 7 जा 21। तो देखो ऊपर से क्या कट रहा है, -28 से 28 गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो 41x, तो यहाँ आ जाएगा 41x डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस 15x से -15x गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 41, इससे ये कट गया, x बचा। मतलब कि जो यहाँ पर था GOF(x) उसकी वैल्यू भी आ गई x के बराबर, यानी कि ये भी आइडेंटिटी फंक्शन हो गया IB। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 18 है इसमें हमसे बोला गया है, सो दैट इफ f a to b and g b to c are 1 1 देन GOF a to c इज ऑल्सो 1 1। कहने का मतलब क्या है कि ये दो जो फंक्शन दिए गए हमें ये 1 1 दिए गए हैं, तो जो गोफ होगा GOF a to c वो भी 1 1 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो यहाँ मैंने लिख लिया, हमें गिवन क्या, हमें गिवन है f a to b इज़ 1 1 एंड g b to c इज़ 1 1। यहाँ मैंने लिख लिया टू शो में, यानी हमें शो क्या करना है, फिर प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है GOF a to c इज़ 1 1। तो देखो जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था हम 1 1 कैसे प्रूव करते थे। अगर मान लीजिए किसी फंक्शन f(x) को हमें 1 1 प्रूव करना होता था तो हम दो एलिमेंट लेते थे x1 x2, और ये मान लेते थे कि f(x1) बराबर है f(x2) के। तो अगर ऐसा है तो x1 x2 के बराबर आना चाहिए, अगर ऐसा आया तो 1 1 होता था। तो इसी तरह से GOF के साथ भी करेंगे। ठीक है, तो GOF a to c है, तो मान लेते हैं लेट x1, x2 ये दोनों जो हैं ये बिलोंग करते हैं सेट A से। ठीक है, एंड GOF x1 बराबर आता है GOF x2 के। अब देखो इसको आप एक फंक्शन की तरह ट्रीट करो। ठीक है, मान लो ये कोई एक फंक्शन ही है, ठीक है ना, तो ऐसे तो हम करते थे। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ f(x) होता तो f(x1) बराबर x2 करते, तो यहाँ पे f(x) की जगह बस GOF x1 है, ठीक है, और GOF x2 है। अब हमें यहाँ से किसी तरह से x1 बराबर x2 लेके आना है। अगर हम x1 बराबर x2 ले आए तो मतलब ये जो फंक्शन है ये 1 1 होगा। तो करते हैं जरा इसको आगे। देखो GOF x का मतलब क्या है
कि g के अंदर आप फंक्शन एफ एक्स पुट कर रहे हो, ठीक है, x के x1 है। और इसी तरह से जी ओ एफ एक्स टू का मतलब क्या है कि आप g के अंदर एफ एक्स टू पुट कर रहे हो, ठीक। अब जैसे ही इतना हुआ, इसके अगली लाइन हम क्या लिख सकते हैं? इसके अगली लाइन हम लिख सकते हैं कि भाई अगर g जो है, देखो जो g फंक्शन है वो 1 1 है, तो मतलब इसके अंदर जो भी आप पुट कर रहे हो यानी कि एफ एक्स वन वो बराबर आ जाएगा एफ एक्स टू के। अगर ये लाइन आपको समझ में नहीं आई कि मैंने कैसे किया, तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ ये क्यों हुआ। बिकॉज देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो बी टू सी है, जी बी टू सी है, ये 1 1 है, इज 1 1। सो अगर मान लीजिए आप g के अंदर x1 पुट करो और बराबर हो वो x2 के, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x1 बराबर x2 आता है। अगर देखो g 1 1 है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर g 1 1 है तो इसका मतलब g x1 बराबर g x2 अगर होगा, तो ये जो g के अंदर है यानी x1 ये बराबर होगा x2 के, तभी तो g 1 1 होगा। तो यहाँ पर g के अंदर x1 है, तो यहाँ पर g के अंदर जो भी है इसको आप x1 से, जैसे यहाँ पे है उससे ट्रीट करो। मतलब देखो g के अंदर जो भी होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं और g के अंदर यहाँ पर जो है वो यहाँ लिख देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर है अंदर f(x1) और अंदर क्या है f(x2). तो अगर जो g फंक्शन है ये 1 1 है, तो इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट पुट कर रहे हो वो आपस में बराबर होने चाहिए। इस पूरे को हम एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। इसी तरह से जो f है वो भी 1 1 है, ठीक है ना। तो अगर f 1 1 होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज एफ एक्स इज 1 1, ठीक है, ये गिवन है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि x1 जो है वो बराबर हो जाएगा x2 के, ठीक है ना। अगर f(x1) बराबर f(x2) है और हमें ये भी पता है कि जो f है वो 1 1 है, तो जाहिर सी बात है जो एलिमेंट आप पुट कर रहे हो वो बराबर होंगे। 1 1 का डेफिनेशन यही है, ठीक। तो हमने शुरुआत कहाँ से करी थी? हमने शुरुआत करी थी देखो यहाँ से, और हमने एंड कहाँ पे किया? यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, हमें x1 x2 बराबर लाना था, हम ले आए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो जी ओ एफ ए टू सी है वो 1 1 है, इज 1 1, ठीक। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 18। अब बात करते हैं 19 की। अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 19 है इसमें बोला गया है सो दैट इफ एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी आर ऑन टू देन जी ओ एफ ए टू सी इज ऑल्सो ऑन टू। मतलब क्या है कि हमें दो फंक्शन दिए गए हैं इस बार, फिर से एफ और जी, इस बार ये दोनों ऑन टू हैं और हमें जी ओ एफ ए टू सी को ऑन टू प्रूव करना है या शो करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इसकी बात थोड़ी देर बाद करूंगा मैं। पहले आप समझ लो ऑन टू हम प्रूव कैसे करते थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग भूल गए हों। तो ऑन टू की सिंपल सी डेफिनेशन थी, मान लीजिए ये सेट हमारा ए है, ये सेट हमारा बी है और यहाँ पे एफ फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। ये क्या है? एफ ए टू बी। तो हम क्या करते थे ऑन टू के लिए, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी ना किसी से जुड़ा ना हुआ हो। मतलब हर एक एलिमेंट इसका किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। मतलब कि क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर x1 x2 ऐसे करते करते xn तक जाता, और यहाँ पर सेट बी में y1 y2 ऐसे करते करते yn तक जाता, तो हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर है वो किसी ना किसी से लिंक होना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। लिंक तो होना चाहिए, हर कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो इसको अगर मैं थोड़ा और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखूं या फिर मैथ्स की लैंग्वेज में लिखूं, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि जितने भी y यहाँ पर हैं, जितने भी y यहाँ पर हैं वो किसी ना किसी x की इमेज होनी चाहिए, ठीक। तो ये आपके समझ में आ गया। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इफ़ एफ ए टू बी इज़ ऑन टू, कि मतलब अगर जो f फंक्शन यानी कि ए टू बी से है जो जा रहा है ये ऑन टू है, देन, ठीक है, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b। तो हम कह सकते हैं जितने भी y हैं इस सेट b के अंदर, देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू सेट a, तो उनके लिए हमेशा कोई ना कोई x होगा जो किस सेट से बिलोंग कर रहा होगा? सेट a से, सच दैट f ऑफ x बराबर आ रहा होगा y के। जो मैंने लिखा इसको ध्यान समझना। पहले इसको जो मैंने समझाया वो समझ आ गया होगा कि जितने भी y हैं वो किसी ना किसी x से जुड़े हुए हैं, मतलब किसी ना किसी x की इमेज है। कब? जब f जो है वो ऑन टू है, और हमें गिवन ही है यार, देखो हमें गिवन है ना कि f ऑन टू है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर f जो है वो ऑन टू है तो जितने भी y, फॉर ऑल y, जितने भी y हैं सेट b से,
उनके लिए एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, मतलब कि कोई ना कोई एक्स जरूर ऐसा है जिसके लिए इमेज है वो वाई, ठीक है, यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर कितना आ जाता है वाई के, ठीक है। इसको भी आप एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। इसी तरह से दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरा सेट क्या था हमारे पास, बी टू सी, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ इफ जो फंक्शन जी है बी टू सी इज ऑन टू, भाई गिवन ही है ना कि जो सेट बी है, सॉरी जी है बी टू सी, ये भी क्या है, ये भी ऑन टू है। तो अगर ये ऑन टू है तो आप इसको ऐसे समझो, यहाँ पर मैं जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। फंक्शन कौन सा है, जी, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, बी टू सी। तो मान लेते हैं ये वाला सेट हो गया बी और ये वाला सेट हो गया सी, ठीक है। बी में क्या था, y1 से लेके y1 y2, हमें नहीं पता कितने एलिमेंट है तो yn मान लिया। अब सी में मान लो z है, z1 z2 ऐसे करते हुए zn। अब जो सेट g है बी टू सी, ये भी ऑन टू हमें बताया गया, ठीक है ना। हमें गिवन है कि जो ये सेट है ये भी ऑन टू है। इसका मतलब क्या कि सारे जो भी सी के पास z हैं वो किसी ना किसी y की इमेज है, क्योंकि सेट बी में कौन है, y है। मतलब कोई भी z छूटता नहीं है, कोई भी z अकेला नहीं रह जाता कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, मतलब हर z किसी ना किसी से लिंक है, तभी तो ऑन टू होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर ये फंक्शन ऑन टू है देन जितने भी z हैं इस सी के पास, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू सेट सी, देयर एग्जिस्ट y, ठीक है, उनके लिए जितने भी z हैं उनके लिए कोई ना कोई y जरूर एग्जिस्ट करता है। कहाँ से, सेट b से, सच दैट कि f के अंदर क्या पुट कर रहे हैं हम, या फिर g है यहाँ पर, g ऑफ क्या y, ठीक है, g के अंदर का हम y पुट कर रहे हैं तो हमें z मिल रहा है, कोई भी z छूटता नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको इतना समझ में आया, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर अब हमें प्रूव जो करना था उस पे आते हैं। हमें क्या प्रूव करना था, जी ओ एफ एक्स ऑन टू है, ठीक है। जी ओ एफ एक्स का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा जी के अंदर आप क्या पुट कर रहे हो, एफ एक्स, ठीक है। और एफ एक्स की वैल्यू जरा इक्वेशन 1 से देखो, एफ एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमेशा कोई ना कोई वाई मिल जाता है। तो मतलब जब भी हम f के अंदर x पुट कर रहे हैं हमें कोई ना कोई y मिल रहा है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मैं y पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल पुट कर सकता हूँ, ठीक। और इसी तरह से इक्वेशन 2 देखो यार, g के अंदर जब भी हम y डाल रहे हैं कोई ना कोई z जरूर मिल रहा है। तो क्या अगर मैंने g के अंदर y डाला तो मुझे z मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब शुरुआत कहाँ से करी मैंने, गोफ की शुरुआत मैंने करी x से, और एंड में मुझे क्या मिल गया, z। मतलब गोफ में जब भी मैं x पुट कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई z मिल रहा है। तो अगर मैं इस बीच वाले पॉइंट को हटा दूँ, अगर मैं हटा दूँ और गोफ की बात करूँ, तो जैसे ही मैं x पुट कर रहा हूँ, x कहाँ से आ रहा है, a से, तो मुझे कोई ना कोई z मिल रहा है, z कहाँ से मिल रहा है, c से। तो मैं कह सकता हूँ कि जो जी ओ एफ ए टू सी है, तो हमेशा सेट ए में कोई ना कोई x ऐसा मिल रहा है जो सी के z के लिए प्री इमेज का काम कर रहा है, मतलब z इमेज का काम कर रहा है। मतलब कोई भी z ऐसा खाली नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या, जी ओ एफ इज ऑन टू, ये सब लिख लेना यार, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम प्रूव कैसे कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।